हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिसाइटेक यूट्यूब चैनल। आज जो है हम लोग इस वीडियो में साइंस के बारे में एक खास टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि नेचर से रिलेटेड है। आपसे बस थोड़ी सी एक सपोर्ट की ज़रूरत है अगर ये वीडियो काम की लगी आपके, क्योंकि मैं साइंस के से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाना चाहता हूं लोगों तक, ठीक है ना। तो अगर आप हेल्प कर सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर काम की लगे तो, और नहीं काम की लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में हम क्लाइमेट को ड्रास्टिकली चेंज होता देख रहे हैं। जहाँ का टेम्परेचर लो होना चाहिए था वहाँ आज टेम्परेचर नॉर्मल से भी हाई दिख रहे हैं। इन सभी की वजह हम और सिर्फ हम हैं। हमने अपने सो कॉल्ड डेवलपमेंट की वजह से नेचर को काफ़ी हार्म किया है और अब भी नहीं रुक रहे हैं। और अगर हम लोग ना रुके ना तो आने वाले समय हम लोग को बहुत तकलीफ देने वाले हैं। जो आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में वो हमारे ही एक कारनामे के बारे में है जिसे हमने साइंटिफिकली ओजोन डिप्लेशन का नाम दिया है। हमारे अर्थ के सरफेस से 15 से 35 किलोमीटर ऊपर एक गैस जिसे ओजोन कहा जाता है हमारे प्लेनेट को कवर किया हुआ है। ये ओजोन लेयर एक तरह से बैरियर या यूं कहे कि हमारे लिए शील्ड का काम कर रहा है, जो कि सूरज से आती हुई हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और अर्थ के बीच में ढाल बनकर मौजूद है। लेकिन ये बैरियर यानी कि ये शील्ड जिसे ओजोन लेयर कहा जाता है वो पतला होता जा रहा है पोल्यूशन की वजह से। इसकी वजह से अर्थ पर जितने भी सजीव, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डेंजरस रेडिएशन के संपर्क में आ सकते हैं। अगर ये रेडिएशन हमारे अर्थ सरफेस तक आ गया तो इससे बहुत ही डेंजरस इफेक्ट या हेल्थ इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसकी वजह से स्किन कैंसर, आई कैटेरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद और जेनेटिक म्यूटेशन और साथ ही इम्यून सिस्टम भी डैमेज होगा। अर्थ का एटमॉस्फेयर 5 लेयर से मिलकर बना हुआ है। ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर विच इज ऑल्सो कॉल्ड आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। इसका जो सेकेंड लेयर है जिसे स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है उसी लेयर में ओजोन लेयर भी पाया जाता है। ओजोन लेयर एक बहुत ही हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल से बना हुआ है जिसे ओजोन कहते हैं, जिसके अंदर 3 ऑक्सीजन के एटम्स पाए जाते हैं। यानी कि ओजोन और कुछ नहीं बल्कि ऑक्सीजन का एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाने वाला गैस है और ये काफ़ी ट्रेसेस अमाउंट में पाए जाते हैं, यानी कि बहुत ही कम अमाउंट में पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में जितने भी एयर है उसके कंपैरेटिवली। इसको आप ऐसे समझ सकते हो ना कि एयर के 10 मिलियन मॉलिक्यूल में लगभग 3 मॉलिक्यूल ओजोन के होते हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस एयर के कंपैरेटिवली हमारा जो ओजोन मॉलिक्यूल है उसका अमाउंट कितना कम है। इसके बावजूद ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे अर्थ के लिए सन स्क्रीन का काम करता है। ये लगभग 98% सूरज से आती हुई हानिकारक यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन ये अब पतला हो गया है। इस लेयर के पतला होने के वजह या ब्रेक डाउन होने की वजह मेनली एक केमिकल है जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFCS या फ्रियोन भी कहते हैं। इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन मॉलिक्यूल में 3 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर रेफ्रिजरेंट्स, एरोसोल और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना है। पोल्यूशन तो बहुत सारे गैस की वजह से फैलता है। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से भी फैलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से भी फैलता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से भी फैलता है। तो ओजोन डिप्लेशन में CFC ही क्यों इंपॉर्टेंट रोल ले रहा है, ये सब क्यों नहीं, इसको समझते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये जितने भी पोल्यूटेंट गैस है इसकी एक खास बात होती है, ये सारे के सारे वाटर सोल्यूबल है। तो आप बोलोगे ओजोन लेयर डिप्लेशन में वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल चीजों का क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है। ध्यान से सुनना। जब अर्थ क्रस्ट से ये सारे गैसेस जब ऊपर की तरफ जाते हैं, क्लाउड की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर में जो क्लाउड है उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो ध्यान से सुनना। ये गैस और ये तीनों गैस जो है चूंकि वाटर सोल्यूबल है, तो जब रेन होगा, जब बारिश होंगी, क्योंकि रेन जो होता है वो ट्रोपोस्फेयर में होता है और जो हमारा ओजोन लेयर है वो यहाँ पे है। ओजोन लेयर जो है यहाँ पे एक पतला सा 3 mm का 3 मिलीमीटर पतला जो है वो हमारा ओजोन लेयर है, ठीक है ना। यहाँ पे ओजोन का एक लेयर बना हुआ है। तो ये जो गैसेज हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में घुल करके कार्बोनिक एसिड बन के नीचे आ जाता है ना, एसिड रेन में। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बन करके नीचे आ जाता है। लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो एक इनसोल्यूबल कंपाउंड है और इसका अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में 3 तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन पाए जाते हैं। तो इसमें जो होते हैं वो 3 क्लोरीन होते हैं, 2 तरह के एक्चुअली CFC होते हैं। एक होता है फ्रियोन 11,
इसको हम लोग बोलते हैं फ्रियोन 1 बोलते हैं। एक कार्बन एक फ्लोरीन है इसीलिए। और एक और होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक टाइप जिसमें 2 फ्लोरीन होते हैं और 2 क्लोरीन होते हैं, तो इसको कहा जाता है फ्रियोन 1,2, क्योंकि एक कार्बन है और 2 फ्लोरीन है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फ्रियोन 1,2 कहा जाता है, ठीक है ना। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रियोन। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को कि वाटर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल में क्या डिफरेंस है। तो ये सारे के सारे वाटर सोल्यूबल है, ये बारिश में नीचे की तरफ आ जाएंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पानी में नहीं घुलेगा, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस क्लाउड को पार करते हुए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इस क्लाउड को पार करते हुए पहुंच जाता है कहां पे, ओजोन लेयर के पास। ओजोन लेयर के पास पहुंच गया। अब ओजोन लेयर के अपर सरफेस पे क्या मिल रहा है, यूवी रेडिएशन मिल रहा है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो पहुंच जाता है इसके साथ, अब ओजोन के पास पहुंच जाएगा। तो ओजोन क्या करता है, ओजोन जब अल्ट्रावायलेट, अभी पहले मैं ओजोन का एप्लीकेशन बता देता हूं। ओजोन जो है जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। 2 मॉलिक्यूल ओजोन, 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होता है। और फिर जब यही ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो ओजोन का फॉर्मेशन करता है। मतलब कि ये प्रोसेस जो है वो लगातार चलते रहता है, इसीलिए ओजोन साइकिल जो है वो चलते रहता है। और इससे ओजोन के अमाउंट में कोई फर्क नहीं आता है, क्योंकि टूटा और फिर बन गया, टूटा फिर बन गया, यानी कि अमाउंट में कोई अंतर नहीं आता है। तो फिर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसे इंपैक्ट डालता है, अब उसको समझते हैं। तो अल्ट्रावायलेट ओजोन को तोड़ करके ऑक्सीजन बनाता है, फायदा ही का चीज है। लेकिन अब जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन चला जाएगा उसमें, तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्ट्रक्चर है, ध्यान से सुनना, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करता है तो इसमें का पूरा जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन एटम है वो अलग हो जाता है। और ये वाला मॉलिक्यूल जो है CCl2F, ये अलग हो जाता है और इसमें का एक क्लोरीन एटम निकल जाता है अलग से। आप जैसा कि जानते हो कि क्लोरीन एटम जो है वो काफी ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। क्लोरीन एटम इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। तो क्लोरीन एटम क्या करता है, इस ओजोन के साथ, ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, O डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। तो ये क्लोरीन एटम जो है वो जाकर के इस ओजोन के एक एटम को हटा देता है एंड इट बिकम्स ClO। ध्यान से सुनना, क्लोरीन प्लस ओजोन इज इक्वल टू ClO, यानी कि क्लोरीन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, आप लोग पढ़े होंगे कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसमें रिएक्टेंट का अमाउंट जो है वो क्या हो जाता है, रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज हो जाता है और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ने लगता है। तो सोचो यहाँ पे रिएक्टेंट तो हमारा ओजोन भी है, तो ओजोन का लेयर क्या होगा, कम होता चला जाएगा, यानी कि ओजोन का अमाउंट जो है वो घटता चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ओजोन का एक पार्टिकुलर, मान लो कि यहाँ पे CFC गैस का कंसंट्रेशन ज्यादा था, तो इतने दूर के रेडियस में जितना भी ओजोन होगा वो सारा का सारा तो रिएक्ट कर लेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। तो इसी वजह से इस पार्टिकुलर लेयर में ओजोन का लेयर जो है वो पतला होने लगता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ओजोन डिप्लेशन। यही कॉन्सेप्ट था ओजोन डिप्लेशन का। जितने एरिया डैमेज होते हैं ओजोन लेयर के, उसे ओजोन होल कहा जाता है। पर यहाँ ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे होल का मतलब होल से नहीं है, ये एक तरह का अजीब वर्ड दे दिया गया है साइंटिफिकली, बट यहाँ पे होल का मतलब होल से लेना देना नहीं, बल्कि लेयर का पतला होना है। ओजोन लेयर में जो डैमेज है वो एक तरह से पतले पट्टी की तरह है जो कि पोलर रीजन में है। ज़्यादातर ओजोन होल की बात अंटार्कटिक के लिए बोली जाती है, जो कि साउथ अमेरिकन साइड में एक फ्रोजन कॉन्टिनेंट है। कुछ कंट्रीज जो कि इससे अफेक्टेड हैं वो है अर्जेंटीना, चिली, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा ओजोन होल अंटार्कटिक में ऑब्जर्व किया गया था और नासा ने इसकी पुष्टि, इसकी रिपोर्टिंग जो है वो सितंबर 2000 में किया था। पोल्यूशन की वजह से ओजोन होल पर इम्पैक्ट 1980 के मध्य से ही दिखने लगे थे, जहां लो टेम्परेचर वाले जगहों के टेम्परेचर बढ़ने लगे थे और उसकी वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो मौजूद क्लोरीन एटम्स है वो ओजोन को लगातार डिप्लेट करने लगा था। लगभग आज भी 90% क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एटमॉस्फेयर में हैं, जो कि इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज के द्वारा प्रोड्यूस किए गए थे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। 1989 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्लोरीन प्रोड्यूस करने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स थे उसके प्रोडक्शन को बैन किया गया, साथ ही जितने भी ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस थे उन पर भी बैन लगाया गया। तब से क्लोरीन का अमाउंट और बाकी ओजोन डिप्लेटिंग एलिमेंट्स जो होते हैं उसके अमाउंट में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया है कि क्लोरीन लेवल अगले 50 सालों में अपने नेचुरल स्टेट में आ जाएगा। तब से अंटार्कटिक ओजोन होल कम हुआ है। पहले 28.3 मिलियन स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ ये ओजोन होल था, जबकि अब 8 मिलियन स्क्वायर माइल्स का हो गया है।